वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने के लिए गांव वालों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। जाहिर है सड़क कच्ची थी तो आने जाने के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थीं। इसलिए लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर जाया करते। सवारी के लिए ज़्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज खाना वगैरह लाना या शहर ले जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके 2 ताकतवर और ख़ूबसूरत बैल थे। बड़े ज़मींदार अपने अनाज वगैरह ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले जाते और छोटे ज़मींदार या मज़दूर अपना अनाज शफी भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे और शहर से खाद वगैरह ख़रीद कर शफी भाई ही की बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता तो वो शफी भाई को कहता था। शफी भाई दिन भर में शहर के 2 चक्कर लगाते थे और शाम से पहले पहले घर आते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल, दूसरी 10 साल और बेटा 8 साल का था। शफी भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा अच्छा होता था, हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। उस साल गेहूं का सीज़न था, हर तरफ गेहूं की कटाई हो रही थी और फिर गेहूं के खरीदो फरोख्त यानी खरीदना और बेचना भी शुरू हो गया था। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी ज़रूरतें पूरी करता। गांव और शहर के बीच में लंबा और धूल मिट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर पेड़ों के झुंड के बीच में खड़ा था। ये बंगला आज़ादी से पहले का था, जिसे आज़ादी के बाद लोग छोड़ गए और फिर ये आबाद नहीं हुआ। बंगला 4-4 कमरों का था, यानी पहली मंजिल पर 4-4 कमरे, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4 कमरे थे, जिसके आसपास हवेली जैसी दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अब तक खड़ा था, जिसके आसपास बड़े बड़े पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थीं। जो भी इस रास्ते से गुजरता तो उस देव जैसे बंगले को देखता तो डर से लरस जाता। वो बंगला जिन्नात वाले बंगले के नाम से मशहूर था, क्योंकि ये बात मशहूर थी कि उसमें जिनों का बसेरा था। जो भी करीब से गुजरता उसे अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी गुजरने वालों पर पत्थर भी बरसते थे, जिनसे बहुत से लोग जख्मी भी हुए थे। कभी किसी को पेड़ों के करीब ऊंट चरते नजर आते, किसी के घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती। कुछ लोग वहाँ बच्चे खेलते देखते। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े भी देखा था, तो किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते देखा था और जिन्नात का वहाँ होने का इशारा पाया था। बंगले के आसपास की जिन लोगों की ज़मीन थी, वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए उन्हें कुछ न कुछ दिखाई देता। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग जाता। जो ज़मीनों पर काम करने आता उसे बड़ा सा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील उन पर हमला करती। लोग बेचारे डर कर भाग जाते थे। फिर जिनों वाले बंगले के आसपास की ज़मीन बंजर होने लगी थी। एक दिन शफी भाई अपनी मजदूरी में बिजी थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने तीसरा चक्कर भी लगा लिया। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतार कर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेज़ी से हाँकना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले थे तो सूरज ढल रहा था। अब शफी भाई के दिल में डर जागा था। जब वो शहर से आते आते जिन वाले बंगले के करीब से गुजर रहे थे तो चांद अपने चौबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था। अचानक शफी भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें बंगले से आ रही थीं।
जैसे बहुत सी औरतें आपस में लड़ रही हों, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। औरतों के तेज़ बोलने और चिल्लाने के शोर से उनका दिमाग फटने लगा था। शफ़ी भाई की रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। या अल्लाह खैर! वो तेज़ी से बैलों को हाँकने लगे और एकदम औरतों के चिल्लाने का शोर ख़त्म हो गया तो शफ़ी भाई के कानों में छन 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 की आवाज़ आने लगी। जब ये छन छन की आवाज़ करीब और साफ सुनाई देने लगी तो शफ़ी भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। कोई जवान औरत उनके पीछे चली आ रही थी, खूबसूरत और सोने के गहनों से लदी। वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में उसका हुस्न गज़ब ढा रहा था। शफ़ी भाई को डर ने आ घेरा और वो बैलों को तेज़ी से हाँकने लगे। ए रुको! शफ़ी भाई के कान में उसकी आवाज़ टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और तेज़ कर दिया। अरे ए रुको! मुझे साथ ले चलो, मैं तेरे साथ चलूँगी। औरत शफ़ी भाई की बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। शफ़ी भाई ने बैलों पर लाठी बरसाई ताकि और तेज़ चले। अब औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो शफ़ी भाई ने उसे धक्का दिया और वो धड़ाम से गिर गई। कुछ लम्हे बाद वो धूल मिट्टी में गायब हुई और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी और शफ़ी भाई ने फिर धक्का दिया। वो फिर गिर पड़ी और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। जब वो चढ़ती तो शफ़ी भाई एक हाथ से बैलों की रस्सी थामे दूसरे हाथ से उसे धक्का देकर गिराते रहे। बैल भी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफ़ी भाई वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने घर पहुँचकर दम लिया। घर आते ही बैलों को गाड़ी से खोल दिया। बैल भी तेज़ी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। शफ़ी भाई ने बैलों को बांधकर बीवी से कहा कि गाड़ी पर चादर में बंधा हुआ सौदा सल्फ पड़ा है, उसे उठा लाओ। जब बीवी गाड़ी से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है कि सामान के पास एक हार पड़ा था। वो शफ़ी भाई से कहने लगी, ये हार किसका है? जब शफ़ी भाई ने हार देखा तो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो ज़रूर उस जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफ़ी भाई ने पूरी घटना अपनी बीवी को सुना दी। उनकी बीवी की डर से जैसे चीख निकल गई और उसने हार दूर फेंक दिया, जिसे शफ़ी भाई ने उठाकर अपने पास रख लिया कि कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, वो जो कहेंगे वैसा करेंगे। और यूं वो खाना खाकर सो गए। लगभग आधी रात को शफ़ी भाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाई। शफ़ी भाई बेहोश पड़े थे, ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर सबको जिन औरत वाला किस्सा सुनाया। किसी ने कहा करमदीन चाचा को लाओ और फ़ौरन करमदीन चाचा बुलाए गए और करमदीन चाचा आए और कुछ पढ़कर शफ़ी भाई पर फूंक मारी तो शफ़ी भाई आंख खोलकर उठ बैठे। करमदीन चाचा ने सबको वहाँ से जाने को कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चाचा ने शफ़ी भाई से पूछा तो शफ़ी भाई ने सारी घटना कह सुनाई और फिर कहने लगे, अभी मैं सोया हुआ था तो एक औरत मेरे सरहाने खड़ी मुझे दिखाई दी। मैं सीधा सोया हुआ था, जैसे ख्वाब में देख रहा था। कुछ जागी और कुछ सोई हुई मिली जुली कैफियत में था। वो औरत धीरे धीरे मेरे सीने पर सवार हो गई और उसने मेरे बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए। जब उसने मेरे बाल खींचे तो मेरी आंख खुल गई और मैं जाग गया। जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस गंदी शक्ल की औरत के डरावने चेहरे से मैं डर गया और चीख मारकर बेहोश हो गया। चाचा करमदीन शफ़ी भाई की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे चौथे दिन शफ़ी भाई के साथ ऐसा ही होने लगा कि आधी रात को वो चीख मारकर बेहोश हो जाते। उनकी बीवी करमदीन चाचा को ले आती, वो उसे दम करते तो शफ़ी भाई होश में आते। करमदीन चाचा वो हार बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे, फिर भी शफ़ी भाई की हालत वैसी ही थी। बीवी अलग परेशान, बच्चे अलग डरे। शफ़ी भाई को पीरों फ़कीरों आमिलों के पास ले जाया गया, फिर भी उनकी हालत ज्यों की त्यों रही।
किसी ने करमदीन चाचा को फ़कीर अतहर इतर वाले के बारे में बताया, तो वो जाकर फ़कीर अतहर इतर वाले को ले आए। फ़कीर अतहर इतर वाले बहुत पहुँचे हुए आमिल बुज़ुर्ग थे। आते ही उन्होंने पहले शफ़ी भाई को पानी दम करके दिया और कुछ लकड़ियाँ जमा करवाईं और उन लकड़ियों को आग लगा दी और कुछ पढ़ने लगे। शफ़ी भाई भी आग के करीब आंखें फाड़े बैठे हुए थे। करमदीन चाचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। फ़कीर अतहर इतर वाले ने पढ़ते पढ़ते जेब से इतर की छोटी सी शीशी निकाली, ढक्कन खोला और आग में उडेल दी और आग और भड़क उठी और फ़कीर बाबा ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और शफ़ी भाई के पाँव पर रख दी और शफ़ी भाई औरत की आवाज़ में चीख उठे, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे शफ़ी से इश्क हो गया है। फ़कीर अतहर इतर वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अभी तो मैंने सिर्फ तेरा पाँव जलाया है, अब मैं तुझे आग में फेंकूंगा। शफ़ी भाई औरत की आवाज़ में रोते हुए फ़कीर अतहर इतर वाले के पाँव पर गिर गए। फ़कीर बाबा अपनी छड़ी शफ़ी भाई की कमर पर बरसाने लगे। शफ़ी भाई औरत की आवाज़ में चीखते चिल्लाते रहे, मगर फ़कीर बाबा उन्हें मारते रहे। फिर शफ़ी भाई औरत की आवाज़ में कहने लगे, अगर मैं जाऊंगी भी तो इसे बर्बाद करके जाऊंगी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फ़कीर बाबा लगातार शफ़ी भाई को छड़ी से मारते रहे। आखिर शफ़ी भाई बेहोश हो गए। अब फ़कीर बाबा हाथ रोक कर दूर जाकर बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोल दी, बुझी बुझी आवाज़ में कहने लगे कि मैं इनकी छोटी बेटी को बचा नहीं सका। वो आई थी, शफ़ी के सब घर वालों को मारकर शफ़ी पर कब्ज़ा करना चाहती थी। बाकियों को तो अल्लाह के फजलो करम से बचाया, पर वो फिर भी अपना काम कर गई और शफ़ी की छोटी बेटी को मार गई है। जब पापा ने बात ख़त्म की तो शफ़ी के घर से रोने की आवाज़ आई। सब भागकर वहाँ गए। क्या देखते हैं कि शफ़ी की छोटी बेटी मर चुकी है। उसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी, कि अचानक तड़पने लगी और रोने लगी कि माँ मुझे बचाओ, ये औरत मेरा गला दबा रही है। बस कुछ ही लम्हों में उसकी गर्दन लुढ़क गई। फ़कीर अतहर इतर वाले ने शफ़ी भाई की जिन से जान तो बचा ली, पर जिन ने फिर भी एक बच्ची को मार कर जान छोड़ी थी। रो धोकर शफ़ी भाई और उनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त फ़कीर अतहर इतर वाले से गांव के लोगों ने कहा, साईं जी उस बंगले से भी जिनों का बसेरा ख़त्म करा दो। फ़कीर बाबा ने कहा कि आप उनकी तरफ मत जाओ, तो वो भी आपको तंग नहीं करेंगे। करमदीन चाचा ने कहा कि बाबा, शफ़ी ने तो उन्हें तंग भी नहीं किया था, शफ़ी तो अपने रास्ते से गुज़र रहा था। फ़कीर बाबा ने कहा कि करमदीन, जब शफ़ी वहाँ से गुज़र रहा था तो उस वक्त जिनों की औरतों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वो जिन औरत घर से नाराज़ होकर बाहर आई थी, तो शफ़ी से उसका सामना हुआ और वो शफ़ी पर आशिक हो गई। इस तरह शफ़ी उनके चुंगल में फंस गया था। ये कहकर अतहर इतर वाले वहाँ से चले गए। उस गांव में आज भी जिन्नात वाला बंगला मौजूद है। लोग आज भी उससे डरते हैं। करमदीन चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने सब लोगों को कुछ दुआएं याद करा दी थीं। जो भी यहाँ से गुज़रता है वही दुआएं पढ़कर सही सलामत गुज़र जाता है। शफ़ी भाई भी अब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मालूम नहीं कब तक वो जिन्नात वाला बंगला हॉन्टेड रहेगा। खुदा के भेद खुदा ही जाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।